हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपांकर सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो दूसरा चैप्टर है, इस मीटर अराउंड अस प्योर। ओके, हम लोगों का पास आसपास जो सब्सटेंस है, ओके मीटर है, वो क्या प्योर है? 100% प्योर है। सो हम लोग अगर कोई भी दूध का पैकेट दुकान से खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि 100% प्योर। क्या सचमुच वो 100% प्योर है? ओके, सो क्या है, हम लोगों का आसपास जो सब्सटेंस है जनरली उसमें दो टाइप का होता है, एक तो प्योर, दूसरा है मिक्सचर। सो प्योर मतलब है जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सब एक ही जैसा है। ओके, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, उसको प्योर बोलते हैं। सो एग्जांपल शुगर। ओके, शुगर में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? शुगर ही है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। और मिक्सचर क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस में मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? मिक्सचर होता है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, शुगर होता है, वाटर होता है, वो सब और अलग अलग सब्सटेंस होता है, वो क्या है? मिक्सचर है। जहां पे और मिक्सचर प्योर सब्सटेंस कॉम्बाइन होकर ही फॉर्म होता है। ओके, प्योर सब्सटेंस कॉम्बाइन होकर ही मिक्सचर फॉर्म होता है। सो क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक में अगर मैं बोलूंगा तो क्या होता है, वहां पे शुगर है जो प्योर सब्सटेंस है, वाटर है, ओके वाटर प्योर भी हो सकता है, वहां पे मिनरल्स वगैरह भी होता है। सो मिनरल्स तो प्योर है, और वाटर अगर प्योर डिस्टिल वाटर वो तो प्योर है। उसके ऊपर उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वो सब प्योर है। सो प्योर मिलकर ही मिक्सचर होता है। सॉइल में भी अलग अलग क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं मिट्टी के साथ। सो वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। अभी हम लोग पढ़े ये क्या है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग बेसिकली तीन टाइप में क्लासिफाई करता है, एक तो है सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अभी हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरली मिक्सचर को तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो है सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन, तीसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होता है, एक तो सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट है। ओके, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन में जो कम परिमाण में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सोल्यूट, और जो ज्यादा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल एक वाटर में अगर हम लोग चीनी ऐड करते हैं तब क्या होगा? शुगर ऐड करते हैं, सो वाटर होगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा है और शुगर कम है, इसीलिए वो है सोल्यूट। सो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होके ही सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ओके, और सॉल्यूशन को जनरली तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट किस टाइप का है? सॉल्वेंट तीन टाइप का हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, दूसरा या तो गैस हो सकता है, और तीसरा और तो लिक्विड हो सकता है। अगर सॉल्वेंट मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है, अगर वो सॉलिड होगा तब उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। सो सॉलिड सॉल्यूशन जिसका मतलब अगर उसमें सॉल्वेंट अगर सॉलिड है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। वहां पे सॉल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट तीनों हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, ओके या तो लिक्विड हो सकता है, मतलब जिसका परिमाण कम है, या तो गैस हो सकता है। ओके, सो अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तब उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब जिसका परिमाण ज्यादा होगा, अगर सॉलिड होगा उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। सो एलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सो एलॉय जनरली दो मेटल कॉम्बाइन होकर फॉर्म होता है, दो मेटल कॉम्बाइन होकर, या तो मेटल एंड नॉन मेटल कॉम्बाइन होकर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एलॉय। सो एलॉय का एग्जांपल है ब्रास। सो ब्रास में क्या है? 70% कॉपर है, मतलब कॉपर वहां पे क्या है? सोल्यूट है, सॉरी कॉपर वहां पे सॉल्वेंट है, और जिंक वहां पे सोल्यूट है। सो दोनों ही मेटल है और दोनों ही क्या है? सॉलिड है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट क्या है? कॉपर है, और कॉपर क्या है? सॉलिड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने बोला सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहां पे जिसका हम लोग सॉलिड बोलेंगे या लिक्विड बोलेंगे या गैस बोलेंगे, उसको उस सॉल्यूशन का नाम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसका सॉल्वेंट का टाइप कैसा है। अगर सॉल्वेंट मतलब जिसका परिमाण ज्यादा है वो अगर सॉलिड है तो उसको बोलेंगे हम वो सॉलिड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड सॉल्वेंट है, मतलब उसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, या तो उसका लिक्विड का परिमाण ज्यादा है, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा गैस सॉल्यूशन, अगर उसमें सॉल्वेंट गैस है। सो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है? पानी में अगर सॉल्ट ऐड करते हैं
नमक ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सो पानी में अगर थोड़ा नमक ऐड करेंगे या तो शुगर ऐड करेंगे तब शुगर का परिमाण बहुत कम होगा, है ना, तब और वाटर का परिमाण ज्यादा होगा, तब क्या होगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ये लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। सो मैंने बोला तीसरा है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन मतलब वो इसका सॉल्वेंट क्या है, गैस है। ओके, एयर, एयर में क्या है, बहुत वहां पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, वाटर का वेपर होता है, ओके, और गैस होता है। सो वो क्या है, गैस सॉल्यूशन है। कोई भी सॉल्यूशन में उसका सोल्यूट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करके उसको जनरली हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक तो है कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है डाइल्यूट। अगर कोई भी सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है, ओके, वो उसको बोलते हैं हम लोग सोल्यूट ज्यादा है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। और अगर सोल्यूट कम है उसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या कि सॉल्वेंट के क्लास टाइप के ऊपर बेसिस करके सॉल्यूशन को दो तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। लेकिन ये उसका कोई भी सॉल्यूशन का सोल्यूट के ऊपर क्लासिफाई, सोल्यूट कितना सोल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करके सॉल्यूशन को दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है डाइल्यूट। मान लो कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट का अगर हम लोग एग्जांपल मानना चाहे तो एक ग्लास है, बीकर है, उसमें वाटर ऐड किया है और यहाँ पे एक चम्मच मैंने शुगर ऐड किया है, ओके, 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है। तो ये क्या होगा इसमें, और एक दूसरे एक बीकर में मैंने वाटर लिया है और 10 टीस्पून शुगर ऐड किया है, ओके। सो इसमें कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब इसमें तो सॉल्वेंट वाटर है और दोनों में सॉल्वेंट वाटर ही है और सोल्यूट क्या है, शुगर है, लेकिन इसमें शुगर का परिमाण ज्यादा है, 10 टीस्पून शुगर है, ये क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा और ये डाइल्यूट होगा। सो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट कोई भी सॉल्यूशन में क्या है, उसके सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफाई किया जाता है, मतलब सोल्यूट अगर ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट और अगर कम होगा उसको बोलते हैं डाइल्यूट। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको ही हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो कोई भी बीकर, एक बीकर है, इसमें बीकर में पानी हम लोगों ने रखा है और इसमें तुम लोगों ने 1 टीस्पून शुगर ऐड किया है और शुगर 1 टीस्पून ऐड करने के बाद इसको स्टायरिंग किया है, ओके, स्टायरिंग करने के बाद वो क्या होगा, शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, एक उसके बाद दूसरा टीस्पून ऐड किया है, ओके, लेकिन एक लिमिट तक ही डिसॉल्व होगा, स्टायरिंग होता रहेगा, स्टायरिंग करने के बाद भी एक लिमिट तक ही शुगर डिसॉल्व होता रहेगा, क्योंकि इस हम लोगों ने पढ़ा था कि इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, थोड़ा गैप होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच गैप होता है और वो शुगर मॉलिक्यूल्स उस गैप को फिल अप करते हैं, ओके। लेकिन जब वो शुगर मॉलिक्यूल उस गैप को फिल अप कर देंगे, जब वो फिल अप हो जाएगा, बाकी जो शुगर मॉलिक्यूल हम लोग ऐड करेंगे वो अनडिसॉल्व होके रहेगा, जितना भी स्टायरिंग करो वो क्या होगा, अनडिसॉल्व होके रहेगा। सो ये जो मैक्सिमम लिमिट में शुगर इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, उसका मैक्सिमम लिमिट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। अनसैचुरेटेड का मतलब है जब सॉल्वेंट में सोल्यूट और डिसॉल्व हो सकता है, ओके, वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सोल्यूबिलिटी क्या है, कोई भी सॉल्यूशन में जब कोई भी सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड करेंगे उसको ही हम लोग सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको ही बोलते हैं उसका सोल्यूबिलिटी। सो सोल्यूबिलिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। तुम लोग अगर कोई भी एपराइटस में वाटर रखोगे और उसके बाद क्या है, शुगर करते रहोगे, तब क्या होगा, पहले तो एक लिमिट के बाद एक लिमिट तक डिसॉल्व होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद डिसॉल्व नहीं होगा शुगर। तब क्या करते हो, अगर उसमें चीनी पानी जब बनाते हैं, जब हम लोगों के घर में मम्मी वगैरह मिठाई बनाते हैं, तब क्या होता है, चीनी पानी बनाते हैं ना, तब क्या होता है, एक लिमिट तक तो शुगर डिसॉल्व होता रहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो शुगर डिसॉल्व नहीं होता है। तब क्या करते हैं मम्मी वगैरह, उसको हीटिंग करते हैं बर्नर में और शुगर डिसॉल्व होता रहता है। उसी तरह चीनी पानी बनाता है मिठाई वगैरह बनाने में। सो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता रहता है। पहले सॉल्यूशन को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है
डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें उस सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना परिमाण होता है। ओके, सोल्यूट का परिमाण के ऊपर अगर ज्यादा होगा तो वो होगा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, अगर सोल्यूट कम होगा तब वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो कोई भी सॉल्यूशन में उसका सोल्यूट कितना है उसको जनरली 3 फॉर्मूलाज के द्वारा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो पहला तो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सो कोई भी सॉल्यूशन में अगर तुम्हें मास का सोल्यूट का मास कितना है वो पता है और सॉल्यूशन का मास कितना है वो पता है और उसको इनटू 100 करते हो तब क्या होगा, उसका मास परसेंटेज निकलता है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। उसी तरह मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अगर सोल्यूट का मास पता है और वॉल्यूम मतलब जहां पे सॉल्यूशन का तुमको वॉल्यूम पता है तब क्या होगा, इनटू 100 करने से तुमको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम अगर सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है इनटू 100 करने से क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज तुम्हें मिलेगा। सो ये मास बाय मास परसेंटेज मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूं 2 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 18 ग्राम ऑफ वाटर, तब मास बाय मास परसेंटेज निकल सकता है। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग क्या है, मास ऑफ द, अगर सोल्यूट का मास पता है ओके, और अगर मास ऑफ सोल्यूट पता है, शुगर सॉल्यूशन में शुगर का मास पता है, और ये अगर जिस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है उसका वॉल्यूम पता है ओके, 3 लीटर ऑफ वाटर, तब हम लोग निकाल सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट पता है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है ओके। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन के ऊपर। सो सस्पेंशन जनरली एक हिटेरोजेनियस मिक्सचर है। सो हिटेरोजेनियस का मतलब क्या है, जब कोई भी सॉल्यूशंस में हम लोग सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं, जब सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट अगर पूरा मिक्स नहीं होगा ओके, सो सॉल्ट सॉल्यूशन के जैसा मिक्स नहीं होगा तब क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हिटेरोजेनियस मिक्सचर। सो हिटेरोजेनियस मिक्सचर का अगर हम लोग डेफिनेशन आता है तो हिटेरोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है, द सॉल्यूशन इन व्हिच द सोल्यूट्स आर नॉट डिसॉल्व ओके इन द सॉल्वेंट, दोज आर कॉल्ड हिटेरोजेनियस मिक्सचर। सो वो हिटेरोजेनियस मिक्सचर है, तब क्या होगा, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। सो इसमें हिटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या है, जो पार्टिकल्स है सोल्यूट पार्टिकल्स, वो सोल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग क्या है, हम लोग देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा हम लोग क्या है, पानी में अगर हम लोग चॉक ऐड करते हैं, चॉक का अगर चॉक का वहां पे डस्ट पार्टिकल्स, चॉक का जो पार्टिकल्स है उसमें वाटर में ऐड करते हैं, तब क्या होगा, उसका जो चॉक पार्टिकल्स है वो उसको हम लोग क्या है देख सकते हैं ना नेकेड आइज के द्वारा। सो वो क्या होगा, हिटेरोजेनियस, वो क्या होगा तुम्हारा सस्पेंशन होगा। सो वो एक हिटेरोजेनियस, क्योंकि वहां पे जो चॉक पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होगा पानी में, और चॉक या तो हम लोग व्हीट जो होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं पानी में। सो जो आता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। सो पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, द पार्ट ऑफ द लाइट इज विजिबल। सो यहाँ पे क्या है, लाइट का जो पार्ट है वो विजिबल है। अगर यहाँ पे हम लोग लाइट को पास करते हैं हिटेरोजेनियस मिक्सचर में, तब क्या होगा, यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल्स में स्कैटर्ड हो जाएगा ओके, स्कैटर्ड हो जाएगा। और हम लोग पार्ट को देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स का जो व्हीट का पार्टिकल्स या तो चॉक का जो पार्टिकल्स है वो साइज में थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द शुगर पार्टिकल। सो और वो डिसॉल्व भी नहीं होगा व्हीट का पार्टिकल। सो ये क्या करेगा, लाइट जब यहाँ पे फॉल होगा तब क्या होगा, वो स्कैटर कर देगा लाइट पार्टिकल्स को। और अगर हम लोग सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब करके रखते हैं तब क्या होगा, वहां पे हीट पर जो तुम्हारा चॉक का जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएगा और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता। सो क्या होगा, सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, लाइट को वो लोग सेटल, अगर सोल्यूट वहां पे जो पहले जो चॉक पार्टिकल्स है वहां पे ही लाइट स्कैटर हो रहा था, लेकिन हम लोग इसको अगर चॉक वाटर को अनडिस्टर्ब करके रखेंगे तब चॉक क्या होगा, नीचे में क्या होगा, बेस में फॉल डाउन हो जाएगा ओके, सेटल डाउन हो जाएगा। तब क्या होगा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। सो ये तब क्या होगा, सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड
इन दिस टाइम द सस्पेंशन ब्रेक डाउन, ओके, इट डज नॉट स्कैटर द लाइट एनी मोर। सो और सस्पेंशन को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सस्पेंशन का जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी के। चॉक वाटर को हम लोग अगर कोई भी फानेल और जो क्या होता है हमारा फिल्टर पेपर के द्वारा उसको फानेल में फिल्टर पेपर रख के उसको अगर हम लोग चॉक वाटर को ऐड करते हैं तब क्या होगा, फिल्टर कर देगा वो। ओके, नीचे में वाटर रहेगा और वहां पे जो फिल्टर है फिल्टर पेपर में वो चॉक रहेगा। सो यहाँ पे ये होगा फिल्ट्रेट और यह होगा रेसिड्यू। चॉक जो ऊपर में रहेगा उसको रेसिड्यू बोलते हैं और यहाँ पे जो नीचे पड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेट। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। सो कोलोइडल सॉल्यूशन जनरली हिटेरोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, सोल्यूट पार्टिकल्स पूरा डिसॉल्व नहीं होता है। सो यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज है बहुत छोटा होता है और यहाँ पे सस्पेंशन के जैसा नहीं है। यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स है हम लोग इतना देख नहीं सकते। सस्पेंशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स था ना, तो वो जहाँ चॉक वाटर में चॉक पार्टिकल्स हम लोग को अच्छे से नजर आ रहा था नेकेड आइज से, लेकिन सस्पेंशन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वहाँ पे नहीं दिखाई नहीं पड़ता है वहाँ का जो सोल्यूट पार्टिकल्स है। एंड इट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द सॉल्यूशन इज अनडिस्टर्ब्ड। सो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होता है। ओके, लेकिन डिस्पर्शन में सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होता है। सो कोलोइडल सॉल्यूशन का मैं अगर एग्जांपल दूं तो क्या होगा, मिल्क। सो मिल्क का क्या है, अगर हम लोग मिल्क सॉल्यूशन को, दूध को अगर हम लोग ऐसे ही अनडिस्टर्ब करके रखेंगे तो क्या वहाँ का जो मिल्क पार्टिकल्स है सेटल डाउन होता है? नहीं होता है, नीचे में बॉटम में नहीं गिरता है ना। सो वहाँ पे क्या होता है, सेटल डाउन नहीं होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होता है। और यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को, लेकिन उनको एक प्रोसीड्यूर के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन को यहाँ पे रखते हैं, कोई भी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और उसको क्या है, ऐसा एपरेटस है जहाँ पे उसको मतलब राउंड घुमाते हैं और तभी क्या होता है, वहां पे जो हैवी सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाए, सेंट्रियन में चला आता है और बाकी में जो सॉल्वेंट है वो रह जाता है। सो ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है सेंटर में आ जाता है और बहुत घुमाना पड़ता है इसको। आजकल मशीन्स वगैरह भी आता है, वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ नया नया मशीन्स आया है। सो वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब रखते हैं और वो घुमाते हैं, तब क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो अंदर में सेंटर में सेटल डाउन हो जाता है और सॉल्वेंट रह जाता है वहाँ पे, वाटर पार्टिकल्स। सो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसी के द्वारा हम लोग कोलोइडल का जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। या मिल्क का जो मिल्क पार्टिकल्स है और वहाँ पे जो वाटर है, सॉल्वेंट तो वाटर होगा, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। सो टिंडल इफेक्ट जनरली एक इफेक्ट है, अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू एक लाइट पास कर देता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन का जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वहाँ पे क्या होगा, वो लाइट क्या होगा, पहले तो रिफ्लेक्ट होगा एक पार्टिकल्स में जब रिफ्लेक्ट होगा तभी उसके पास और दूसरा पार्टिकल्स होगा, तब इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पार्टिकल्स में मिलेगा, फिर से और एक पार्टिकल्स होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। तब क्या होगा, वो लाइट यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। ओके, बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर मैं कंपेयर करूँ एक क्लीन वाटर के थ्रू अगर लाइट पास करता हूँ तो लाइट का पाथ हम लोग को विजिबल होता है ना, किस लाइट इजीली वाटर के ट्रांसपेरेंट के थ्रू इजीली चला आता है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होगा, लाइट ट्रैप हो जाएगा। मैं दूध के, तुम लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो, अगर एक ग्लास में दूध रखोगे और उसके थ्रू अगर लाइट को पास कर दोगे तब क्या होगा, लाइट यहाँ पे क्या होगा, वो दूध पार्टिकल्स में ही ट्रैप हो जाएगा और दूध को हम लोग ज्यादा क्या देते हैं, ब्राइट देखेंगे। ओके, लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। सो इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या रहता है, ये टिंडल इफेक्ट मतलब शो करता है। जनरली कोलोइडल सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होता है, एक तो बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स फेज, दूसरा है डिस्पर्स मीडियम। सो डिस्पर्स फेज मतलब अगर मैं मिल्क के बारे में बोल रहा हूँ, मिल्क में जो मिल्क पार्टिकल्स है वो क्या है, डिस्पर्स फेज है, और डिस्पर्स मीडियम है क्या है, वहां पे जो सॉल्यूशन है
या तो वाटर हो सकता है, सो वाटर, अगर वाटर ही है सो वहां पे क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम है वाटर एंड डिस्पर्स फेज है मिल्क पार्टिकल्स। और एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, वो है फॉग। तो फॉग में क्या होता है, जो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होता है फॉग में, जो तब क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स को हम लोग बोलते हैं, जो छोटा छोटा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और कहां पे होता है, वो एयर पे होता है, और एयर क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन के टाइप के ऊपर, टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। सो मैंने बोला था कि कॉलोइडल सॉल्यूशन में जनरली दो सब्सटेंस होता है, इसको एक को बोलते हैं डिस्पर्स फेज और दूसरा को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स मीडियम। सो अगर दूध का जो पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स फेज, और जो जहां पे रहेगा वो होगा डिस्पर्स मीडियम, जो वाटर है। ओके, सो ये है टाइप है। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और गैस अगर डिस्पर्स मीडियम है तो क्या होगा, इसको हम लोग एरोसोल बोलते हैं। सो एग्जांपल है फॉग, मैंने बोला था ये फॉग में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। ओके, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स को ही हम लोग फॉग बोलते हैं ना। सो वो क्या है, एक ये एक एग्जांपल है, फॉग एक एग्जांपल है जहां पे लिक्विड पार्टिकल्स गैस में क्या होता है, गैस में होता है। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम गैस है, उसको एरोसोल ही बोलते हैं। और एग्जांपल है स्मोक। स्मोक में क्या होता है, वहां पे ढोली वगैरह क्या होता है, डस्ट का जो पार्टिकल्स है एयर में होता है ना, एयर में क्या होता है, स्प्रेड होकर रहता है। सो वो क्या है, वहां पे एयर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो है सॉलिड और जो एयर है वो है गैस। सो क्या होता है, स्मोक एक एग्जाम्पल है एरोसोल का। ओके, यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम क्या है, गैस है। दूसरा एग्जाम्पल उसके बाद है जहां पे डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, इन तीनों में लिक्विड है। सो लिक्विड में डिस्पर्स फेज या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है। अगर डिस्पर्स फेज गैस है, अगर गैस पार्टिकल्स लिक्विड में है तब उसको हम लोग फोम बोलते हैं, टाइप को बोलते हैं हम लोग फोम। सो एग्जांपल है शेविंग क्रीम। सो शेविंग क्रीम में क्या होता है, लिक्विड में गैस होता है ना। ओके, वहां पे जब हम लोग शेव वगैरह जब करते हैं तब क्या होता है, वहां पे गैस पार्टिकल्स होता है डिस्पर्स फेज में। लिक्विड इन लिक्विड मतलब मिल्क में क्या होता है, दूध का पार्टिकल्स क्या होता है, जो वाटर है वहां पे वाटर डिस्पर्स मीडियम होगा और दूध का जो पार्टिकल्स है वो होगा डिस्पर्स फेज। और सॉलिड इन लिक्विड वो है सॉल्ट। माद में क्या होता है, जो क्या होता है, दो डास्ट पार्टिकल्स होता है। ओके, वो क्या होता है, थोड़ा पानी में भिगा हुआ होता है। सो वहां पे क्या होता है, लिक्विड होगा, लिक्विड पे क्या होता है, माड पार्टिकल्स होता है। ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग जो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है वाटर में, उसको ही मड बोलते हैं ना। सो माद में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है सॉलिड और डिस्पर्स मीडियम होता है तुम्हारा लिक्विड। तीसरा उसके बाद है हम लोगों का, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्स फेज जब सॉलिड होगा तब क्या होगा, ये सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड। सो जब गैस सॉलिड में होता है उसको हम लोग फोम बोलते हैं। ओके, स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज के बीच एयर पार्टिकल्स होता है ना, उसमें होल होता है, बहुत सारे पोर्स होता है, वहां पे एयर पार्टिकल्स होते हैं। सो एयर का स्पॉन्ज एक सॉलिड सब्सटेंस है और वहां पे बीच में क्या होता है, एयर पार्टिकल्स होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोम बोलते हैं। और वो क्या है, उसको स्पॉन्ज एक एग्जांपल है जहाँ पे डिस्पर्स मतलब सॉलिड में डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है। लिक्विड इन सॉलिड, सो एग्जांपल है जेल। सो जेल में क्या होता है, जेल वगैरह में जेली, वहां पे क्या होता है कि वाटर डिस्पर्स फेज होता है और जो सॉलिड है वो डिस्पर्स मीडियम होता है। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड एलॉयड एक एग्जांपल है, जेमस्टोन वो एक एग्जांपल है। दोनों में डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड ही है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सेपरेटिंग मेथड्स। ओके, टू सेपरेट द impurities from और टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द सब्सटेंस। ओके, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। जनरली जो सिंपल मेथड है, पहले तो हैंड पिकिंग है, जो राइस में जो ग्रेन्स होता है, हैवी ग्रेन्स और हस्क पार्टिकल्स होता है, उसको हम लोग हैंड पिकिंग विनोइंग के थ्रू सेपरेट करते हैं। इसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा है फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ाया था क्लास 7 वगैरह में, 7-8 में। सो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, अगर सैंड वाटर में सैंड को और वाटर को सेपरेट फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड अभी हम लोग पढ़ेंगे, सम स्पेशल टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट्स
सो अभी कुछ स्पेशल टेक्निकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो मेथड है इवापोरेशन। सो इवापोरेशन में क्या होता है, अब अगर हम लोग कोई भी, क्या है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे थोड़ा इंक लेते हैं और ये है वाटर। ओके, अभी जब हम लोग इसको हीट करेंगे, ये है ट्राइपॉड स्टैंड, इस वाटर को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर इवापोरेट होगा और इवापोरेट होके इस इंक को हम क्या करेगा, हीट करेगा। और हीट करने से यहाँ पे जो इंक का जो वाटर कंपोनेंट्स है और इंक का जो कलर है वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो इंक का कंपोनेंट और वाटर को सेपरेट करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इंक है, इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करता है। ओके, क्या करता है, इंक का वाटर का जो इवापोरेट है, इवापोरेट के थ्रू हीट करता है, जो वेपर है, ओके, वेपर के थ्रू हीट करता है इवापोरेशन में। जो स्टीम राइस या जो मोमोज वगैरह बनाते हैं, इसी टेक्निक के थ्रू बनाते हैं इवापोरेशन के द्वारा। और यहाँ पे हीट होने से इसका इंक का जो वाटर कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएगा इसका इंक का कलर में से। अगर ये कलर ब्लू है तो ब्लू रह जाएगा और पूरा यहाँ पे क्या होगा, ड्राई हो जाएगा वो ब्लू कलर और वाटर सेपरेट हो जाएगा। सो इवापोरेशन जो टेक्निक है वो किस लिए यूज करता है, जनरली जो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको सेपरेट करने के लिए। लास्ट में हम लोगों ने जब पढ़ा था तब क्या था, इंक में क्या है, जो इंक का कलर है वो है नॉन वोलेटाइल और इंक जो इसमें जो सॉल्यूशन है वाटर है वो है वोलेटाइल। सो इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करता है उसको बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन। सो नेक्स्ट टेक्निक है जो बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जनरली जो मिसिबल कंपोनेंट होता है, कोई भी सॉल्यूशन में जब कोई सोल्यूट मिसिबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिसिबल मीन मिक्स हो जाता है, तब उसमें उन दोनों कंपोनेंट को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वन ऑफ द मेथड इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इसको जनरली टेस्ट ट्यूब को ऐसे आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकला है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। जनरली एक इंस्ट्रूमेंट्स में भरा देते हैं और वो क्या होता है, घूमता रहता है। ओके, उसमें जो हैवी कंपोनेंट है, पहले तो ये बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन है, वहाँ पे जो सोल्यूट कंपोनेंट है, जो हैवी सोल्यूट कंपोनेंट है, पहले तो सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है, सॉल्वेंट के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। मतलब पहले तो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता रहता है, लेकिन जब मिक्सिंग में पूरा वो घूमता रहता है तब क्या होगा, वो जो सोल्यूट हैवी कंपोनेंट है वो क्या होता है, नीचे में बॉटम में चला जाता है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। तभी हम लोग इस ऊपर के सॉल्यूशंस को यानी सॉल्वेंट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और नीचे को हम लोग नीचे के जो जिसका वेट ज़्यादा है वो सोल्यूट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। सो जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में यूज होता है, और बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब बटर फ्रॉम क्रीम सेपरेट करने के लिए भी, मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, जहां से हम लोग बटर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद जो टेक्निक है वो है सेपरेशन मेथड ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। सो दो इमिसिबल मतलब जो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है, ओके, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स नहीं होता है, उन दोनों लिक्विड को कैसे अगर वो मिक्स एक्सीडेंटली एड हो जाता है उसको कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जनरली इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेपरेटिंग फनेल बोलते हैं। ओके, सेपरेटिंग फनेल में क्या होता है, हम लोगों को ऑयल ऐड कर देना पड़ता है, ऑयल और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो ऐड करना पड़ता है, और उसके बाद वहां पे जो ऑयल कंपोनेंट है, जनरली ऑयल क्या है, वाटर से लाइटर है, इसीलिए वो ऊपर में चलाएगा और जो वाटर है वो नीचे चलाएगा। और उसके बाद वो स्टॉप को हम लोग ओपन करके क्या होता है, इसमें वाटर को पहले हम लोग यहाँ से, ये क्या है, एक फनेल टाइप का है, या वाटर को सेपरेट कर सकते हैं और ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, और पहले वाटर को निकालेंगे उसके बाद ऑयल को निकालेंगे इसी टेक्नोलॉजी के, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के, इस टूल्स के द्वारा। सो इसमें यूज किस लिए होता है सेपरेटिंग, ये जो फनेल है, जनरली ये ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। अगर किसी ऑयल के साथ वाटर मिक्स हो जाता है तब उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनेल यूज करता है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑर, सो और से आयरन, और मीन्स जहाँ पे बहुत सारा मतलब मेटल्स कंबाइन होता रहता है और वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज भी होता है, सो वहाँ से जो आयरन है, आयरन अगर उस और में रहेगा तब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू, सेपरेटिंग फनेल के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन मेथड है, वो है सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन मीन्स, सब्लिमेशन किस लिए यूज करता है, टू सेपरेट sublimable substance or solute from non-sublimable impurity. Okay, impurities. So sublimable component or component
फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज। सो इस प्रोसेस में ये है एक क्या फानेल है, ओके, फानेल है, और ये है एक चाइना डिश। सो डिश मतलब वो आईने का होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, कैम्फोर और सॉल्ट का मिक्सचर लेते हैं, और जब हम लोग हीट करेंगे, बर्नर, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, हम लोग जब हीट करेंगे तब क्या होगा, सब्लिमेबल होगा। सब्लिमेबल्स मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था, सब्लिमेबल्स मीन्स, सब्लिमेशन मीन्स कन्वर्शन फ्रॉम सोलिड टू गैस, फ्रॉम सोलिड टू गैस, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, कैम्फोर एंड सॉल्ट का मिक्सचर रखा है। अभी हम लोग इन दोनों कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं, वो प्रोसेस है सब्लिमेशन। सो यहाँ पे जो कैम्फोर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैम्फोर जनरली क्या है, एक सब्लिमेशन दिखाता है, ओके, क्योंकि कैम्फोर अगर हम लोग जो नेफ्थेलिन का बॉल है कपड़े में रखते हैं तब क्या होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, इसीलिए नेफ्थेलिन का बॉल क्या है, ग्रेजुअली स्मॉल होता जाता है ना। सो यहाँ पे जो कैम्फोर है वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वो डिपॉजिट होगा। सो यहाँ पे कॉटन प्लग रखा है। सो कॉटन प्लग क्या करता है, वो जो कैम्फोर जो गैस में कन्वर्ट होता है वो ताकि बाहर ना निकल पाए, इसीलिए वो कैम्फोर को बाहर निकलने के लिए वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, बाधा देता है, ओके। सो क्या होगा, जब नहीं निकलेगा तो कैम्फोर तो पहले क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ओके। सो ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सॉल्ट रह गया। सो कैम्फोर और सॉल्ट को हम लोग जो सब्लिमेशन है उसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो कैम्फोर क्या है, यहाँ पे सब्लिमेबल सब्सटेंस है, कंपोनेंट है, और जो सॉल्ट है वो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज है। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी में कहाँ पे यूज होता है, जो कंपोनेंट अगर कोई भी 2 और मोर कंपोनेंट अगर एक ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तब उसको मतलब क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या है, सेपरेट कर सकते हैं। जनरली क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है, क्रोमा का मीन्स है कलर, ओके, कलर मीन्स करता है। सो ये पहले तो जब फर्स्ट टाइम यूज किया था तब कलर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये मतलब कोई भी मिक्सचर ऑफ कलर में अलग अलग कलर जो होता है उसको मिक्स करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए क्या है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया था। मतलब नेचर में अगर कोई पिगमेंट मिलता है, कोई भी कलर मिलता है, उसमें बहुत सारे मिक्स होता है कलर, ओके, ग्रीन होता है, येलो होता है, तब वो क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट करते हैं। जनरली कहाँ पे यूज करता है, मैंने बोला है कि सेपरेट दोज सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक क्या होता है, फिल्टर पेपर लेते हैं हम लोग। पहले फिल्टर पेपर लेके, क्रोमेटोग्राफी में फिल्टर पेपर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर में ये फिल्टर पेपर है, और फिल्टर पेपर के 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, स्लाइड बहुत पतला लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जिस कंपोनेंट को जिस कलर को सेपरेट करने के लिए हम ये लेंगे, क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, तब उसको क्या होता है, यहाँ पे एक दाग दिखा है ब्लू कलर का, वहां पे वो क्या है, 1 ड्रॉप वहां पे हम डाल देंगे। अभी इस पेपर स्ट्रिप को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी, ये है जार, ओके, ग्लास का जार है, और यहाँ पे पानी है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्रोमेटोग्राफी पेपर, फिल्टर पेपर को यहाँ पे डाल देंगे। सो हम लोगों को नोटिस करना है कि यहाँ पे जो मतलब फिल्टर जो क्रोमेटोग्राफी का जो कलर हम लोग सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं वो पानी में डिप ना हो जाए, ओके। सो पानी के अंदर ना हो जाए, उसी तरह हमको ज्यादा पानी भी ना डालना है, ये ऊपर में रहे, इसीलिए कि वो ड्रॉप ऑफ इंक ऊपर में रहे। उसके बाद हम लोगों को क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे जो मतलब कंपोनेंट ज्यादा सोल्यूबल है, यहाँ पे इस कलर में, इस मिक्सचर ऑफ कलर में जो कंपोनेंट ज्यादा, जो कलर ज्यादा मतलब सोल्यूबल है वो ज्यादा राइस होगा। फॉर एग्जांपल इस कलर में दो 3 कलर मिक्स है, एक रेड है, ओके, उसके बाद ओके ये ब्लू भी है और ग्रीन भी है। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये ग्रीन है, तो क्या होगा, ये रेड है, इसी कलर में है, और ये ब्लू है, ओके। तब क्या हम लोगों को दिखाई पड़ेगा, और तब क्या दिखाई पड़ेगा, जो ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी में, जो कलर ज्यादा सोल्यूबल होता है वो हमेशा ज्यादा क्या होगा, राइज करेगा। यहाँ पे रेड आ गया, मान लो रेड ज्यादा सोल्यूबल है, वो रेड बहुत ऊपर में चला जाएगा, वो पानी, जो पानी नीचे था वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा ना, स्प्रेड होके, ओके। जो रेड कलर यहाँ पे था वो ऊपर में चला आएगा। उसके बाद मान लो रेड से कम सोल्यूबल है लेकिन ब्लू से ज्यादा सोल्यूबल है ग्रीन, सो ग्रीन उससे ऊपर आएगा,
और ब्लू कलर नीचे रहेगा। सो इसी तरह हम लोग क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग कलर को सेपरेट कर सकते हैं। अभी से क्रोमेटोग्राफी जनरली यूज कहाँ पे होता है? जनरली सेपरेशन ऑफ कलर इन डाई। सो कोई भी कलर के मिक्सचर, डाई मीन्स मिक्सचर ऑफ कलर, सो कोई भी डाई में अलग अलग कलर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, उसके बाद पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचर, नेचुरल कलर। सो नेचर में जो कलर, नेचुरल कलर हम लोग जहाँ से मिलता है, ओके, सो वहां से अलग अलग कलर को सेपरेट करने के लिए वो यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और ब्लड से ड्रग को निकालने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशंस ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। सो मिसिबल लिक्विड्स मतलब जो सॉल्यूशंस एक दूसरे के साथ पूरा मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर। ओके, सो मिसिबल जो अनमिसिबल था उनको जनरली हम लोग सेपरेशन करने का टेक्निक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो सेपरेटिंग जो फाइनल है उसके थ्रू हम लोग सेपरेट किया था। अभी दो अगर सॉल्यूशन मिक्स होता है एसीटोन एंड वाटर, सो उसका जो बेस है किसके ऊपर हम लोग जनरली इन दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, उसके दोनों सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस। सो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब थोड़ा कम है और इन कंपैरिजन टू वाटर मतलब वो जल्दी बॉयल हो जाता है और इवापोरेट हो जाता है। ओके, सो पहले ये टेक्निक किस लिए यूज करते हैं? यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग द डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो दो मिसिबल लिक्विड्स का अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तब ये टेक्निक जनरली यूज किया जाता है। तब क्या होगा, ये मिक्सचर है जहां पे एसीटोन एंड वाटर है और ये एक क्या है, बर्नर है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तब क्या होगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ओके, और वाटर का ज्यादा है, तब ये एसीटोन वेपराइज हो जाएगा। ओके, वेपराइज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये थर्मोमीटर है, यहाँ से कितना टेम्परेचर है ये हम लोग मेजर करते हैं, कितना टेम्परेचर है इसका वेपर का। तभी ये एक क्या है, ये एक जैसा पाइप जैसा है और यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर इन करते हैं। ओके, इन करते हैं, सब क्या होगा, जब ये वेपराइज हो जाएगा उसके बाद ये क्या होगा, जब इस पाइप के थ्रू जाएगा तब क्या होगा, इसका वेपर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने के बाद जो एसीटोन पहले मतलब वेपराइज होगा तब वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और एसीटोन को हम लोग पहले सेपरेट कर सकते हैं। जनरली एसीटोन एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए जो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस यूज किया जाता है। सो ये है क्लैंप और ये है जहाँ पे ये एसीटोन एंड वाटर का मिक्सर हम लोग लगते हैं उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लक्स। ओके, जनरली अगर दोनों सॉल्यूशंस का कोई दूसरे दो सॉल्यूशंस का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। हम लोगों ने डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। सो डिस्टिलेशन का मेन जो बेसिस है, सो सॉल्यूशन को किसके ऊपर सेपरेट करते हैं, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस के ऊपर सेपरेट किया जाता है। सो जो पहले बॉइल होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। उसी तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जनरली उस सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जब दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर का मतलब कोई भी मिक्सचर में दो अगर सॉल्यूशन होगा मेरे सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 अगर दोनों का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन से कम होगा, ओके, तब क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। हम लोगों का एयर से अलग अलग आर्गन को, नाइट्रोजन को अगर सेपरेट करना है तो आर्गन नाइट्रोजन, ओके, और अलग अलग गैस को अगर सेपरेट करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो, तब क्या होता है, हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे यूज होता है, कोई भी इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल ऑब्टेन करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है। सो जब हम लोग सी से सॉल्ट निकालते हैं, ओके, पहले क्या होता है, कोस्टल एरिया में लोगों क्या करते हैं, पोन फॉर्म करते हैं अपने घर के जो सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं उनमें पोन होता है। सो वहां पे जो सी वाटर होता है उसको इवापोरेट, सनलाइट में इवापोरेट किया जाता है। ओके, इवापोरेट करने के बाद क्या होगा, पानी तो इवापोरेट हो जाएगा और वहां पे सॉल्ट होगा, लेकिन ये सॉल्ट जो लेफ्ट बिहाइंड होगा ये क्या होगा, इम्प्योर है, प्योर नहीं है। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है। सो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जनरली हम लोग लैब में जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तब क्या होगा, कोई भी एक चाइना डिश लीजिए, चाइना डिश लेने के बाद वहां पे थोड़ा पानी लेना पड़ता है। पानी लेने के बाद उसको क्या है, जो सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल नमक ही लेते हैं हम, सॉल्ट को यहाँ पे डिजोल्व करना पड़ता है। ओके, डिजोल्व करने के बाद इसको क्या करना पड़ता है, सेकेंड प्रोसीड्यूर में उसको
फानेल के थ्रू इसको फिल्टर पेपर यूज करके फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन, ओके, फिल्टर करना पड़ता है। सो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, जो बीकर है वहां पे फिल्ट्रेट रहेगा, फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट, और जो बीकर में फिल्ट्रेट रहेगा, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज रहेगा वो रह जाएगा इम्प्योर इम्प्योर। तभी इस सॉल्यूशन को फिर से हम लोग एक कोनिकल फ्लक्स में, एक चाइना डिश में लेके उसको, मतलब बीकर जैसा ही है, इसमें लेके उसको हम लोग बॉईल करते हैं, ओके, इवापोरेट करते हैं, बॉईल करते हैं। अभी बॉईल करने के बाद पूरा बॉईल होना, मतलब पूरा अगर किस लिमिट तक बॉईल करना पड़ेगा, जनरली जब तक सिचुएटेड सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक पेस्ट जैसा फॉर्म होगा, ओके, पेस्ट मतलब थोड़ा जब सॉल्यूशन रह जाएगा वहां तक बॉईल करना पड़ता है। और उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिल्टर पेपर रख के इससे, मतलब बर्नर से उठा के उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए एक फिल्टर पेपर वहां पे रख के उसको ठंडा करते हैं, ओके, ठंडा करते हैं। तभी क्या होगा, हम लोग क्या दिखाई पड़ेगा, जनरली उसमें थोड़ा सॉल्यूशन जो रहेगा नीचे थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म होगा, क्रिस्टल, और वो क्या होगा, प्योर सॉल्ट होगा वो, यहाँ से प्योर सॉल्ट होगा, प्योर सॉल्ट। सो आई रिपीट इट, पहले क्या करते हैं, इम्प्योर सॉल्ट को पानी, कोई भी चाइना डिश में पानी में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, उसके बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उसमें जो फिल्ट्रेट रहेगा, बीकर में जो रहेगा, उसको फिर से एक चाइना डिश में लेके उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इवापोरेट करते हैं। और इसको कब तक हीट करना पड़ता है, जब तक सॉल्यूशन थोड़ा लेफ्ट बिहाइंड, मतलब थोड़ा जब सॉल्यूशन रहेगा, इसको यहाँ से बर्नर से उठा के उसको क्या करता है, फिल्टर पेपर यहाँ पे रखना पड़ता है ऊपर में, और इसको मतलब थोड़ा ठंडा होने के लिए एक, मतलब ऑलमोस्ट 12 आवर्स या 12 आवर्स रखने के बाद यहाँ पे नीचे में प्योर क्रिस्टल फॉर्म होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग प्योर क्रिस्टल मतलब प्योर सॉल्ट फॉर्म होगा। इसी तरह इम्प्योर से प्योर सॉल्ट फॉर्म किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जनरली क्रिस्टलाइजेशन किस लिए यूज करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एलाम ऑफ इम्प्योर सैंपल्स, और इसको इम्प्योर सैंपल से कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या है, इम्प्योर सैंपल से प्योर कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। सो फिजिकल चेंज मतलब चेंज ऑकर विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशंस और केमिकल नेचर। सो अगर मैं कोई भी कागज को फाड़ता हूँ, ओके, तब क्या होगा, उसका कागज का साइज छोटा होगा, ओके, कोई भी कागज है उसको मैं फाड़ता हूँ, तब क्या होगा, उसका साइज छोटा होगा, लेकिन उसमें उसका कंपोजिशन में, उसका जो कंपोजिशन है, उसका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। उसी जैसा अगर मैं कोई ग्लास को ब्रेक करता हूँ, ओके, कोई भी ग्लास को मैं अगर ब्रेक करता हूँ, तब क्या होगा, उसका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, ओके, वो है, मतलब इसका सेम ही रहेगा, ग्लास का जो पार्टिकल, जिस सब्सटेंस के द्वारा ग्लास बना हुआ है वही सेम ही रहेगा, ओके। सो वो है फिजिकल चेंज, जब जिस चेंज में कंपोजिशन का, जब चेंज आने पे कोई कंपोजिशन का कोई चेंज नहीं होता है, वही है फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैं कोई पेपर को जलाता हूं, तब क्या होता है, वो पेपर जलने के बाद क्या होता है, राख हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ओके, उसमें ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है। तब वो क्या है, जो पेपर और उसका जो कंपोजिशन है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है, वो दोनों डिफरेंट है। वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो चेंज इन केमिकल नेचर एंड कंपोजिशंस। सो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल नेचर और कंपोजिशन का चेंज होता है। सो बर्निंग ऑफ पेपर और किसी भी सॉल्यूशन का मैं अगर एसिडिटी मेजर करता हूँ, उसमें क्या है, उसमें कुछ हम लोगों को डालना पड़ता है, ओके। सो डालने के बाद वो पहले जैसा सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन पहले जैसा नहीं रहता है। सो क्या होता है, वो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। वो क्या है, एसिडिटी, उसका एसिडिटी और बेसिसिटी, इसी तरह क्या है, एक क्या है, केमिकल चेंज है। मैंने स्टार्टिंग में लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था, उस चार्ट में प्योर सब्सटेंस का दो क्लासिफिकेशन था, एक था एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। सो एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सो कोई भी मैटर का जो बेसिक फॉर्म है, हमारे नेचर में जिस फॉर्म में कोई भी मैटर रहता है, उसी को ही बोलते हैं एलिमेंट। सो एलिमेंट जनरली एक टाइप का एटॉम लेके ही कंबाइन होता है। एटॉम सबसे स्मॉल पार्टिकल से, और एटॉम कंबाइन होकर ही क्या होता है, एलिमेंट होता है, H2Cl2। और क्लोरीन क्या है, नेचर में Cl जैसा नहीं रहता है, वो क्या होता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है। सो वो क्या है, वो एलिमेंट है। उसी तरह मैं अगर बोलूंगा ग्रुप नंबर 18, Hg, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सब क्या है, इसका एलिमेंट फॉर्म है, ओके। ये सब क्या है, एटॉम नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ओके। वो है क्या है,
उस एटम का एलिमेंट फॉर्म है। ओके, सो लेकिन बाकी सब जनरली कॉम्बाइंड स्टेट में रहता है, H2Cl2 Br2। सो क्या है इसका एलिमेंट फॉर्म H2Cl2 Br2, हाइड्रोजन का H2 है, Cl का क्लोरीन का Cl2 है, ब्रोमीन का Br2 है। सो नेचर में मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, जनरली क्या होता है कॉम्बाइन होके हाइड्रोजन दो कंबाइन होके H2 फॉर्म होता है। सो एलिमेंट का मतलब है कोई भी एटम नेचर में जिस स्टेट में रहता है, ओके, वो क्या है उसको उस एटम का वो एलिमेंट बोलते हैं। उसी तरह कंपाउंड मतलब जब दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होता है तभी बोलता है कंपाउंड। सो CO2 H2O, यहाँ पे क्या है कार्बन एंड ऑक्सीजन है, और वाटर में क्या है H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। सो एलिमेंट का जनरली तीन टाइप है, एलिमेंट्स को जनरली तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। पहला तो है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा है मेटालॉइड्स। और कंपाउंड को जनरली दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। होप यू like this video. Please like to this video and share this video with your friends, so this video can benefit others also, and subscribe to my channel also. So यही चैप्टर हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।